बच्चों, आज हम अपनी हिंदी क्लास में कैदी और कोकिला काव्य खंड पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं हमारे श्री माखनलाल चतुर्वेदी। हमने पिछली कक्षा में मैंने आपको इनके जीवन परिचय, श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय बताया था कि जो इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं, इन्होंने अपने जो इन्हें राष्ट्रीय देश की आत्मा भी कहा जाता था और जिन्होंने जो अपनी कविताएं हैं उन कविताओं में देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए कविताएं लिखी थी। ये देश की आज़ादी में इन्होंने आंदोलन में भाग भी लिया था और इन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी की थी। तो ये जो हमारी कविता है कैदी और कोकिला, इस कविता में इन्होंने जो जेल थी, जो ब्रिटिश शासन था, उसके बारे में बताया है कि वो ब्रिटिश शासन कैसा था और जब वो कैदियों को डालते थे, जो आंदोलनकारी होते थे, जो हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, उनको जब जेल में कैद कर लेते थे, उनके साथ उनको क्या क्या यातनाएं देते थे, ये सब उन्होंने इस कविता में बताया है। तो हमने 2 काव्य खंड पहले पढ़ लिए थे, अब हम तीसरा काव्य खंड पढ़ेंगे। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। देखिए, मैंने आपको बताया था जो कवि हैं, इन्होंने इस कविता में जो है कौन सी भाषा शैली अपनाई थी? संवादात्मक शैली अपनाई है। संवादात्मक शैली यानी कि इसमें यह कोकिल के माध्यम से, कोकिल से बातें कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और उसके माध्यम से अपने मन की पीड़ा और जो उन पर कैदियों पर अत्याचार हो रहे हैं उनको बता रहे हैं। साथ ही साथ बता रहे हैं कि जो हमारे देश में क्रांति की भावना फूट चुकी थी और लोगों के मन में वो भावना जागृत हो चुकी थी। तो देखिए, हमारा तीसरा काव्य खंड है, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का कहना। तो देखिए, कवि है, जो कवि है वो कह रहे हैं क्या कि तुम नहीं देख सकती इन जंजीरों को, जो मेरे पर जंजीरें डाल रखी इन्होंने, ये जंजीरें तुम देखकर चीख रही हो, क्या तुम इन जंजीरों को देख नहीं सकती हो? तुम्हारे मन में इनको देख करके कोई वेदना उत्पन्न हो रही है, दुख हो रहा है तुम्हें, जो तुम उन्हें नहीं देख सकती। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का कहना। ये हथकड़ियां नहीं है, ये मेरे लिए मेरा एक सम्मान है जो ब्रिटिश राज ने मुझे हथकड़ियों के रूप में पहनाया है। मैंने देश के लिए आंदोलन किए हैं और जो अपने देश के लिए विद्रोह किए हैं, उनके फलस्वरूप ब्रिटिश राज ने मेरे को ये हथकड़ियां सौंपी हैं, जो मेरे लिए एक सम्मान की बात है। तो मेरे लिए ये हथकड़ियां ना होकर के गहना है। कोहलू का चर्रचू जीन की तान, कोहलू का चर्रचू जीन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। तो कवि कह रहा है कि मुझे जब मैंने जो क्रांति की है, देश के लिए अपना जो बलिदान, जो देश के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे जो ब्रिटिश राज ने उसने कैद में डाल दिया है और मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। कोहलू का चर्रचू जीन की तान, उन्होंने मेरे कार्यों के फलस्वरूप मुझ पर अत्याचार करने कैद में डाल रखा, तो उनसे कोहलू का जो कोहलू के बैल होते हैं वो तेल निकालते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने इस देश की पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने मुझे जेल में डाल दिया है। तो इस देश की मिट्टी पर मैंने अपनी उंगलियों से बलिदानों के गीत लिखे हैं। तो जो मेरे पर अत्याचार कर रहे हैं ना, तो वो उन अत्याचारों के खिलाफ मैंने इस देश की मिट्टी पर अपने हाथों से जैसे कि गान लिख दिए हैं। तो मेरी उंगलियों पे जो अत्याचार के, जो कोहलू का चरख चलाते हुए जो निशान पड़े हैं, वो निशान नहीं है, वो तो मैंने अपने देश की मिट्टी पर अपने कार्यों से एक गीत लिख रहा हूँ, गान लिख रहा हूँ अपने देश के लिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और राजनीतिक कैदी होने के कारण ब्रिटिश शासक मुझसे कोहलू चलवा रहे हैं, मोट खिंचवा रहे हैं, जिससे कि मैंने अपने पेट पर जुआ बांध करके चरस खींच रहा हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और इस तरह से जब उन्होंने मुझे कैद में डाल रखा है, तो मेरे अंदर में अपने देश को आज़ाद कराने का जज्बा है। तो उनके मैं सारे के सारे अत्याचार सह रहा हूँ, जो भी अत्याचार मुझ पर कर रहे हैं, और उन अत्याचारों को हंसते हुए सह रहा हूँ। और हंसते हुए सहते सहते जैसे कि मैं उनकी जो ब्रिटिश राज की अकड़ है, वो सोचते हैं
आंदोलनकारियों को, इस देश के नागरिकों को दबा देंगे तो उनकी वो अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। तो जब तुम जो अत्याचार देख रही हो, इन अत्याचारों को देख करके तुम क्यों दिन में करुणा जगा रही हो, क्यों है सखी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में वो पीड़ा उत्पन्न हो रही है मेरे अत्याचारों को देख करके इस शांत समय में। इसलिए रात में गजब ढा रही आली, और तुमसे वो पीड़ा सहन नहीं हो रही मेरी, जो अत्याचार हम लोगों पर हो रहे हैं, राजनीतिक कैदियों पर अत्याचार हो रहे हैं, आंदोलनकारियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तुमसे वो पीड़ा देखी नहीं जा रही है। इसलिए तुम रात में भी आकर के चीख करके अपनी कूख निकाल करके, कूख कूख करके क्यों गजब ढा रही हो, क्यों लोगों को जगा रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति हो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। और इस तरह से तुम अपने मधुर आवाज में कूक कूक कर, जो तुम कूक रही हो वो आवाज वेदना वाली, मधुर आवाज वेदना वाली हो चुकी है। उस वेदनापूर्ण आवाज में क्यों तुम रात में गजब ढा रही हो। क्या तुम इस तरीके से विद्रोह के बीज बो रही हो। जो तुम बोल रही हो उस बोल से, उस कूक में के द्वारा क्या तुम लोगों में विद्रोह हो रही हो। तुम मेरे मन में भी जो ब्रिटिश शासन है उसके खिलाफ विद्रोह हो रही हो, चाहती हो कि मैं उनके खिलाफ कुछ ऐसा नई रचनाएं लिखूं जिसके द्वारा जो संपूर्ण राष्ट्र है हमारा, उस राष्ट्र के लोगों में एक नई क्रांति फिर से उत्पन्न हो, वो दोबारा से तैयार हो जाए विद्रोह के लिए, अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए, इस ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए। तो बेटा ये था आपकी व्याख्या इसकी। दूसरा काव्यांश बेटा हमारा काली तू रजनी भी काली। तो देखिए अब कवि कह रहा है काली तू रजनी भी काली, रजनी होती है रात, तो कह रहे हैं हे कोयल तू भी काली है, ये रात भी काली है। तो देखिए यहाँ पे जो कवि है, कवि बताता है कि चारों ओर कालापन लिए घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। तो हे कोयल तुम भी काली हो, ये रात भी काली है। रंग रूप और प्रभाव में सभी चीजें काली हो चुकी हैं कि तुम भी काली, ये रात भी काली, कहीं कोई चांदनी की किरण नहीं दिखाई देती है। ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना वाली। तो देखिए कह रहा है कि जो ब्रिटिश शासन है उसकी करनी भी काली है। करनी में उसके जो कार्य हैं, जो ब्रिटिश शासन है, जो हमारे देश पर जिसने शासन किया है, उसके जो कार्य भारतीयों के लिए वो तो कार्य भी काले हैं। अर्थात उसका जो शासन है एक तरह से अन्यायपूर्ण शासन है, लोगों पर अत्याचार करना, अपने मन मर्जी के कार्य करना, लोगों को दबाकर रखना। तो जो ब्रिटिश शासन है उसके सारे कार्य भी काले हैं, लोगों पर वो अत्याचार कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली। तो इस अत्याचारपूर्ण शासन में जो ब्रिटिश शासन है उनके जो मन है, वो जो कार्य हैं वो बिल्कुल काले हैं। ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली हैं। सभी के मन में, सभी भारतीयों के मन में उनकी करतूतें देख करके वर्तमान और भविष्य के लिए सारी चिंताएं भर गई हैं। वो चिंताएं काली हो जा रही है कि जो उनकी कल्पनाएं हैं, जो आज को लेकर के, जो कल को लेकर के उनकी जो कल्पनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल काली हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको चिंता हो रही है अपने भविष्य की, वर्तमान की, कि हमारा क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा इस अन्यायपूर्ण शासन में। मेरी काल कोठरी काली, कि जिसमें ब्रिटिश शासन ने मुझे कैद कर रखा वो कोठरी भी काली है। टोपी काली कमली काली, जो मुझे कैदी के रूप में जो टोपी दे रखी है वो टोपी का रंग भी काला है। जो ओढ़ने को मुझे कंबल दे रखे हैं वो कंबल भी काले हैं। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला यानी कि जंजीरें जिसमें कैदी को बांध कर रखते हैं। तो कह रहे हैं कवि कि जो हथकड़ियां हैं ब्रिटिश शासन की जिसमें उन्होंने मुझे कैद कर रखा है वो लोह श्रृंखला भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तो कह रहे हैं जो पहरेदार है, जो पहरा दे रहे हैं कैदियों के लिए, वो जो पहरेदारों की कड़कती कर आवाज, चीखती चिल्लाती जो आवाज है पहरा देते समय, वो उनकी आवाज भी जैसे काले नागिन की, बयाली होती है नागिन,
तो काले नाग की हुंकार की तरह मेरे कानों में आ रही है, तो वो उनकी पैदावार की आवाजें भी काली नागिन से काली हैं। उनकी आवाज नहीं, नागिन की हुंकार हो रही है। तिस पर है गाली ए आली, और जिस पर उनके वो जो वो आवाज दे रहे हैं, वो जैसे एक गाली के समान हमारे कान फोड़ दे रहे हैं, हे सखी। तो कवि देखिए यहाँ पर ब्रिटिश शासन के बारे में बता रहा है कि उसकी करनी काली, हर तरीके से उसका जो शासन है एक तरह से बिल्कुल काला है, अन्यायपूर्ण है, कि उसमें हर चीज ही जैसे काली है, कल्पनाएं तक काली हो चुकी है। कल्पनाएं काली मीन्स जो हमारा भविष्य है, वर्तमान है, वो बिल्कुल हमारा दुश्चिंताओं से भरा हुआ है। इस काले संकट सागर पर मरने की मत बाकी। तो जो हमारे हम भारतीयों पर जो ये संकट छा गया है, काले बादल सा, काले शासन से जो संकट छा गया, एक सागर की तरह जो बहुत गहरा होता है, वो जो काला संकट छा चुका है, तो इस काले संकट में तुम क्यों मरने को उतारू हो रही हो? क्यों तुम इस अन्यायपूर्ण शासन में चिल्ला रही हो? कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो क्यों इस काले संकट जैसे अन्यायपूर्ण शासन में तुम अपने मीठे स्वर पर इस विराट कालिमा को चीरकर मुझ तक पहुंचा रही हो? तो इस कालिमापूर्ण सागर जैसे अत्याचारपूर्ण शासन में क्यों तुम अपनी मधुर आवाज का रखती आवाज को मुझ तक पहुंचा रही हो? क्या तुम मेरे दुख कम करना चाहती हो? क्या तुम मुझे एक नया संदेशा देना चाहती हो? जो विद्रोह के बीज बोकर के तुम चाहती हो कि मैं इनके खिलाफ नई रचनाओं का निर्माण करूं, जो लोगों में चेतना को जागृत करें। तो इस तरह से जो कवि है, कवि ने इस काव्यांश में ब्रिटिश शासन की काली करतूतों के बारे में बताना चाहा है। अगला काव्यांश है हमारा 5th काव्यांश है बेटा, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो बेटा इस काव्यांश में जो कवि है अपने और कोयल के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रहा है कि वो कहाँ पर है और कोयल कहाँ पर है। तो दोनों के अंतर को स्पष्ट कर रहा है। कवि कह रहा है तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तो जेल की अंधेरी कोठरी में बंद कवि, जेल की अंधेरी कोठरी में बंद कवि कोयल को लक्ष्य कर कहते हुए कहता है, कोयल को लक्ष्य करते हुए कहता है कि हे कोयल, तेरा निवास तो वृक्षों की डालों पर है, वृक्षों की डालों पर है, तो वहाँ स्वच्छंद और निर्बोध विचरण कर रही है। मीन्स वहाँ पर तो खुले रूप से अपनी इच्छा से जहाँ बैठती है, कहीं उड़ती है, कहीं आराम करती है, तू बिल्कुल स्वतंत्र है, तू हरियाली डाली पर है और मुझे नसीब कोठरी काली, और मैं यहाँ काली कोठरी में बंद हूँ, मुझ पर पाबंदियां लगी हुई है, मुझ पर पहरेदारों की कैडी नजर पड़ी हुई है कि मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संचार। तेरा नभ भर में संचार, नभ यानी खुले आकाश में, संचार में घूम रही है कि तू तो अपनी इच्छा से खुले आकाश में उड़ रही है, कहीं तक भी जाती है, कहीं पर भी उड़ती है, तो अपना स्वतंत्र रूप से बिल्कुल विचरण कर रही है। मेरा 10 फुट का संसार और मैं यहाँ 10 फुट की काली अंधियारी कोठरी में हूँ, मुझ पर इतने अत्याचार हो रहे, मुझ पर इतनी कड़ी पाबंदी है कि मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। तो तेरा तो खुले नभ में संचार, मेरी 10 फुट की का संसार, तो मैं तो इस कोठरी में ही सीमित हो गया हूँ। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह। कि कवि कह रहे हैं जब तू कूकती है, जब तू बोल रही है, तो तेरे कूकने को भी गीत समझकर ये वाह करी जा रही है, और यहाँ हमें जो हम पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों के अगर हम आह भी निकालते हैं तो उन आह पर भी कड़ी पाबंदी है और हमें वो गुनाह मानते हुए और अत्याचार किए जाते हैं। तो कह रहे हैं कवि कि तुम्हारे तो बोलने पर भी तुम्हें वाह दी जा रही है और हम अपने अत्याचार सहते हुए हम अपना दुख भी नहीं बता सकते,
हमें और अत्याचार दिए जाते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, देख ये तेरे और मेरे बीच में जो अंतर है उस अंतर को देखो कि लोग मुझे तो कमजोर समझ रहे हो, मेरा परिहास उड़ा रहे हैं, मुझे अपराधी कह रहे हैं। इस प्रकार मेरी और तुम्हारी स्थिति में बहुत ही बड़ा अंतर है। तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, अपनी स्वतंत्रता से अपनी इच्छा से अपना जीवन जी रही हो, परंतु मैं यहाँ अपने बंदी जीवन के दुख भोग रहा हूँ, बदनसीब हूँ। और जब तुम्हारी तरह तुम्हें देखने के, तुम्हारी तरह घूमने फिरने के केवल स्वप्न ही देख सकता हूँ। मैं इतना अभाग्यशाली हूँ, मुझ पर पाबंदियां लगी हुई है। इस फुंकृति बजा रही किस पर रणभेरी, इस फुंकृति पर तो कह रहे हैं कि जब मैं तेरे स्वरों से भरे रणभेरी युद्ध की ललकार की आवाज सुनता हूँ, जिस पर इस तरह की विषमता पर हे कोयल जब तुम बोलती हो, हुंकार भरती हो, कूकती हो, तो ये कूक भी मुझे एक हुंकार यानी रणभेदी की तरह, जो रणभेदी जब युद्ध होता है तो उसमें जो युद्ध की शुरुआत के लिए रण बजाया जाता है, एक बाजा बजाया जाता है, उसकी तरह तुम्हारी बोलना भी मुझे रणभेदी की हुंकार लग रहा है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, और तुम्हारे इस बोलने पर, इस रणभेदी पर बताओ मैं क्या ऐसी रचना कर दूं। अपनी कृति में रचना से क्या कहो, कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे मन में ऐसी भावनाएं जग रही है, तुम जब मुझे प्रेरित कर रही हो, आह्वान कर रही हो अपनी आवाज से, तो मेरे मन में भावनाएं उठ रही हैं कि मैं तेरी ललकार और युद्ध संघर्ष की भावनाओं से अपने स्वर का योगदान दूं। कि जब तुम बोल रही हो तो मेरे मन में भावना उत्पन्न हो रही है कि मैं अपने स्वर से, अपने स्वर, अपनी कृति के द्वारा उसमें अपने स्वर डाल करके लोगों को जागृत करूं, लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित करूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव इसमें भर दूं। मोहन यानी कौन? मोहनदास करमचंद यानी गांधी जी के व्रत पर, जो गांधी जी ने अहिंसा का व्रत ले रखा है, इस देश को आजाद कराने का व्रत ले रखा है, उस व्रत के लिए क्या मैं लोगों में अपने ही प्राण भर दूं? लोगों में अपने प्राणों का, अपनी जो मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है देश के लिए, वो सारी भावनाएं अपनी रचना के द्वारा लोगों में भर दूं, उनको जागृत कर दूं, कि उन्हें इतना शक्तिशाली बना दूं जिससे देशवासियों में पराधीनता के प्रति जो मोह नष्ट हो जाए, खत्म हो गया है, जो पराधीनता है उसके खिलाफ उनके मन में ज्वालाएं जागृत हो जाएं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्वर को इतना प्रभावशाली बना लूं कि महात्मा गांधी जी का जो अनुगमन कर सकूं, उनकी तरह ही कार्य कर सकूं, जो गांधी जी ने अपना जो व्रत लिया है स्वतंत्र कराने का देश को, उनकी जैसा ही कार्य कर सकूं, देश को आजाद कराने के लिए उनकी ही तरह मार्ग पर चल सकूं। मैं इस व्रत को पूर्ण देखना चाहता हूं और मैं इस कार्य को जो उन्होंने लिया है, मैं उस कार्य में अपना सहयोग देते हुए देश को आजाद कराना चाहता हूं। तो मैं अपने गीतों के द्वारा क्या कर कार्य करूं। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बोलो तो किस तरीके से मैं अपना कार्य करूं। तुम क्या चाह रही हो? तुम जो अपनी कूक के द्वारा मुझे संदेश देने आई हो, लोगों को जागृत करने का, तो उसके द्वारा, उस संदेश के द्वारा मैं अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों में नए चेतना भर दूं। तो इस तरीके से बेटा ये हमारी व्याख्या थी इसकी। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो कवि है, कवि की जो भाषा है वो संवादात्मक शैली है। कवि कोयल को लक्षित करते हुए कोयल के द्वारा अपनी मन की भावनाओं को जागृत बता रहा है। वो बताना चाह रहा है कि किस तरह से ब्रिटिश शासन जो है एक अन्यायपूर्ण शासन है, उसमें लोगों पर केवल अत्याचार होता है और जो उनके खिलाफ कार्य करता है वो उन पर और दुगने अत्याचार कर रहे हैं। और वह जो कवि है वो उनके खिलाफ है और वो अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों में अपने स्वर को भर देना चाहता है। तो इस तरह से हमने इनकी व्याख्या पढ़ी है। बेटा मैं आपको बता दूं इनका काव्य सौंदर्य भी, कि काव्य सौंदर्य कैसे करो, रिपीट कर रही है बच्चे में। तो अगर हम काव्य सौंदर्य देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर इसमें जो है उर्दू भाषा का भी प्रयोग हुआ है। जैसे कि हमारे शब्द नसीब, गुनाह, ये जो हमारी उर्दू भाषा के शब्द हैं। भाषा बहुत सरल है, सुबोध समझ में आने वाली भाषा है, संवादात्मक शैली है। आपको बताया मैंने, जिसमें हम संवाद हो, बातचीत का जो है शैली वो संवादात्मक शैली कहलाती है।
कहो क्या कर दूं मैं अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से हम काव्य सौंदर्य किया करते हैं। तो ये आपकी जो कविता है, इस कविता की पूरी व्याख्या हो चुकी है, लेसन आपका पूरा हो चुका है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे अच्छे से, और इसकी मैं PDF भेजूंगी आपको।